हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे एग्ज़ाम 2025 के लिए। आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। आपका सभी प्रश्न जो रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मन गतिक दोष कहलाते हैं क्यों। देखिए कि आपका क्यों किस लिए जो सवाल होता है, जैसे आपको आएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, किस लिए, क्यों किस लिए, आपका कारण बताए। देखिए आपको रहता है इस प्रकार से, कारण बताए। इस प्रकार सवाल आपके अक्सर बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब हर साल के क्वेश्चन आपको उठा कर देख सकते हैं, किसी भी साल का इस तरह का सवाल मिले ही जाएंगे। ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष गतिक दोष कहलाते हैं क्यों। तो लिखना है कि ताप पर ठोस के अवयव, ताप पर टेम्परेचर पर ठोस के जो अवयव होते हैं वो निश्चित स्थान पर होते हैं। जो ही ताप बढ़ता है, जैसे ही ताप बढ़ेगा यह अवस्था बदलने लगती है, चेंज होती रही है। यानी कि अगर वो ठंडा है गर्म हो जाएगी, गर्म है ठंडा हो जाएगा। यानी अगर कम हो रही है बढ़ जाएगी, बढ़ रही है कम हो जाएगी, यानी वो अपने अवस्था बदल जाएगी। यहाँ तक ताप बढ़ने से अवस्था जो बढ़ती है, इसलिए ठोस क्रिस्टल के उत्पन्न दोष उष्मन गतिक दोष कहलाते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़िए। ठोस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उत्पन्न गतिक दोष कहलाते हैं क्यों, ये वही क्वेश्चन है। क्या कारण है कि स्थिर क्वाथीमिलियन संगठन परिवर्तन बिना ही अलग किए जा सकते हैं। लिखना है द्रव्य मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव वाष्पित होकर सामान्य संख्या में मोल अंश दर्शाते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है। तो और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर लेंगे जल्दी से, शेयर भी कर देंगे। सभी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट भी करना है। और जो भी नए बच्चे हैं जो चैनल को जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर आइए। इसमें कि साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है। साबुन जो है वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता है, उसमें क्यों नहीं काम करता है। कारण होगा इसमें भी, ऐसे थोड़ी कोई काम नहीं करेगा। तो कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। क्या होते हैं, कठोर जल में कैल्शियम होते हैं और मैग्नीशियम दोनों के आयन होते हैं। यह आयन सोडियम या पोटेशियम साबुन को कठोर जल में घोलने पर क्रमशः अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में क्या करते हैं, वो परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण क्या है कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता। देखिए इसमें भी आपको क्यों, देखिए क्यों वाला क्वेश्चन होता है, ये आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा में आंसर नहीं होता, यानी कि अब ज़्यादा आंसर आपको नहीं लिखना है। ज़्यादा से नहीं, आपको 1 से 2 लाइन आपको काफ़ी होगा। इसमें आपको कैसे भी करके इसका आंसर आपको हटा देना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें आंसर बनता ही नहीं है। अगला प्रश्न को आइए, कृत्रिम मधुरक क्या है। कृत्रिम मधुरक ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है, ध्यान रखेंगे इसको। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि कृत्रिम मधुरक क्या है। 2 उदाहरण दीजिए इसका। बताना है कि सुक्रोज, ग्लूकोज आदि प्राकृतिक मधुरक है, इनके उपयोग से कैलोरी मान बढ़ता है। ऑर्थोसल्फोफ्रामाइड जो कि सैकरिन भी कहलाता है, यह लोकप्रिय मधुरक है। यह सुक्रोज के लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर में अपवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका उपयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रित की आवश्यकता है अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपको स्पोटम, सुक्रोलोज तथा एलिमेटेम, ये सब इनका क्या है, ये सब इनके उदाहरण हैं। तो बढ़िया आगे, बिना डॉक्टर के परामर्श लिए जो हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे, सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये आपको गारंटी है। बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए आपको जो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आप कभी पढ़े ही नहीं होते, नहीं वो सुने होते कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन एग्जाम वाले जो होते हैं वो जो क्वेश्चन सेट करने वाला जो माइंड ऐसा होता है कि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। बिना डॉक्टर से परामर्श लिए दवाइयाँ क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो औषध विशेष लक्ष्यों से अन्योन्य क्रिया के लिए अभिकल्पित की जाती है, जिससे इनके द्वारा दूसरे लक्ष्यों पर पार्श्व प्रभाव की संरचना न्यूनतम हो। इससे पार्श्व प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। यदि उपयुक्त औषध न ली जाए तो औषध का पार्श्व प्रभाव होता है। औषध को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। यह आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आइए अगला प्रश्न पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए कौन सा बल कार्य करते हैं। कौन सा बल कार्य करता है एंजाइम की सतह पर औषध को थामने के लिए, कौन सा बल कार्य करता है। क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं द्वारा बनते हैं, जैसे कि आयनिक बंध, हाइड्रोजन अबंध, वांडरवाल्स अन्योन्य क्रिया या विद्युत देहु जो बल, इस प्रकार से ये सब होते हैं, क्या कार्य करते हैं इस पर। तो अब आइए अगला, बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी शब्द से आप क्या समझते हैं। बृहद स्पेक्ट्रम जीवाणुनाशी शब्द से आप क्या समझते हैं, समझाइए।
इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो प्रतिजीवाणु ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत परास का विनाश करते हैं। अगर जो प्रतिजीवाणु ग्रेम पॉजिटिव और आपका ग्रेम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विस्तृत प्रयास क्या है परास का विनाश करते हैं अथवा निरोध करते हैं, क्या करते हैं अथवा निरोध करते हैं, बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाते हैं। एम्पिसिलिन पेनिसिलिन संश्लेषित रूपांतर इनका स्पेक्ट्रम का विस्तृत उदाहरण है इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत रसायन के परिभाषित शब्द लक्ष्य अणु तथा औसत लक्ष्य को समझाइए। ग्राही, तो लिखना है कि ग्राही औसत लक्ष्य की तरह ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था के निर्णायक प्रोटीन होते हैं। इनमें अधिकतर कोशिका कला में स्थित होते हैं। क्या चीज़ में? कला में स्थित होते हैं। तो ग्राही प्रोटीन कोशिका कक्षा में इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे कि उनका छोटा सा सक्रिय यानी एक्टिव सतह वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। जैव अणु यही क्या कहलाता है? यही जैव अणु ग्राही कहलाता है। रसायन चिकित्सा के अनुसार औसत के वास्तविक प्रभाव को समझा जा सकता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा पूरा। औसत एंजाइम से कैसे क्रिया करते हैं? तो लिखना है कि औसत एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। औसत क्या करते हैं? वह एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ऐसी औसत एंजाइम रोधक भी कहलाते हैं, अर्थात एंजाइम संदमक कहलाते हैं। ऐसी औसत एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती है और क्रियाधार के आबंधन में रुकावट डाल सकती है, अर्थात ये एंजाइम की उत्प्रेरक कार्य में अवरोधक उत्पन्न करती है। तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है तथा कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी क्यों? भाई कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है तथा कुछ के लिए यह ऊष्माशोषी कार्य करती है, ऐसा क्यों होता है? तो लिखना है कि यदि विलयन में विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है तथा ऊष्मा जो उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्माशोषी है। यदि विलायक के मध्य आकर्षण कम है तब यह प्रक्रम क्या करेगा? यह ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, साबुनों की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक किस प्रकार से श्रेष्ठ है? किस प्रकार से? साबुन के अपेक्षा संश्लेषित जो अपमार्जक है वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है? तो साबुन को जब कठोर जल में घोलने पर क्रमशः घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन में परिवर्तित कर देते हैं या धुलाई में रुकावट डालते हैं, क्योंकि यह अवक्षेप कपड़ों के रेशों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। संश्लेषित अपमार्जक कठोर जल में भी उपयोग किए जा सकते हैं। कुछ अपमार्जक बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन बताए थे जो हमारे तरफ से इम्पोर्टेंट था, वो आपको बता दिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देंगे, और लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन कर लेंगे।